हाय फ्रेंड्स, आज का टॉपिक हमारा है कंपैरिजन बिटवीन हाइड्रोफोनिक फॉडर एंड कन्वेंशनल फॉडर। कंपैरिजन या फिर हम बोलेंगे डिफरेंस बिटवीन हाइड्रोफोनिक फॉडर एंड कन्वेंशनल फॉडर। कन्वेंशनल फॉडर मतलब जो हम लोग रेगुलरली जो खेती करते हैं, जो खेती पद्धति से हम लोग जो ग्रीन फॉडर ग्रो करते हैं सो हम कन्वेंशनल फॉडर बोलते हैं। तो दोनों में डिफरेंस क्या है, अगर ये करेंगे तो इसमें आपके क्या फायदे होने वाले हैं, अगर वो करेंगे तो उसमें क्या फायदे होने वाले हैं, इन चीजों के ऊपर आज हम ये टॉपिक कवर करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट है हमारा हाइड्रोपोनिक फॉडर में, वो ये है, ये जो ग्रीन फॉडर आप जो ग्रो करने वाले हैं ये 365 डेज आप ग्रो कर सकते हैं। आपका बाहर का क्लाइमेट कौन सा भी होने दो, ठंडी का महीना होने दो, गर्मी का होने दो, या फिर हेवी रेनफॉल होने दीजिए, कुछ भी होने दीजिए, आप 365 डेज ये हाइड्रोपोनिक फॉडर अवेलेबल कर सकते हैं आपके गोट्स के लिए, एनिमल्स के लिए, जो आपके पास कैटल्स है। और ऑन द अदर साइड, अगर आप कन्वेंशनल मेथड से जो एग्रीकल्चर कर रहे हैं, जो फार्मिंग कर रहे हैं आज की तारीख में, उनको ये मालूम है कि उनको क्या दिक्कत आती है, बारिश के टाइम में क्या प्रॉब्लम आते हैं, या फिर जब ड्राई सीजन होता है तो उनको ग्रीन फॉडर तो अवेलेबल होता नहीं है, ड्राई फॉडर भी अवेलेबल नहीं होता है। फिर ऐसे टाइम पे उनको फिर उनके एनिमल्स कम दाम में बेचना पड़ता है, बहुत से लोगों का जो दूध है वो कम हो जाता है, फिर उनका क्या होता है, फिर वो हाई कॉन्सेंट्रेशन फीड देना चालू होता है तो उनका एक्सपेंसेस बढ़ जाता है। तो ऐसे एक एक इश्यूज चालू हो जाते हैं। तो अगर आप ये जो फॉडर है कंटिन्यूसली अगर 12 महीने आप दे सकते हैं तो आपके जो एनिमल्स को जो आदत है वो टूटेगी नहीं, और जो आपको रेगुलर इनकम मिल रहा है, या फिर आपका अगर गोट का बिजनेस है तो उनका जो वेट गेन है वो प्रॉपरली आपको प्रपोर्शन में बढ़ते जाएगा। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि हाइड्रोफोनिक सिस्टम में आपको हाइड्रोफोनिक फॉडर रेगुलरली 365 डेज बाहर कुछ भी होने दीजिए आपको मिलेगा। ऑन द अदर साइड, इंडिया के मामले में तो मैं बोलूंगा कि यहाँ पे बहुत तकलीफ होती है, कोई लोगों को पानी का प्रॉब्लम रहता है, कोई लोगों का जो सैंड क्वालिटी है, मतलब जो खेती है उसमें जो मिट्टी अच्छी क्वालिटी की नहीं रहेगी तो प्रोडक्शन सही नहीं होता है। कोई कोई लोगों को 1 एकड़ में या वो 1 बीघा जमीन में इतना प्रोडक्शन निकलता है कि उनका एक लिमिटेशन आ जाता है कि आप इतना ही एनिमल्स रख सकते हैं। अभी उसमें कुछ इश्यू ही नहीं है। अगर आप ये हाइड्रोपोनिक फॉडर कम जगह में ग्रो कर सकते हैं तो आप, अगर आपके पास 2000 स्क्वायर फीट या 1000 स्क्वायर फीट रहेगा तो भी आप 100 गोट्स रख सकते हैं, या फिर 25 काउ या बफेलोस रख सकते हैं, इतना आपका कैपेसिटी बढ़ गया है। तो एरिया के ऊपर तो मैं आगे जाऊंगा, तो अवेलेबिलिटी आपके पास हमेशा फॉडर की रहेगी। जो मैंने लास्ट वीडियो में भी बोला था, आपको सिर्फ क्या करना है, सीड स्टॉक करके रखना है। एक बार आप सीड स्टॉक करके रखेंगे, सब पैरामीटर सही से कंट्रोल करेंगे, प्रोसीजर मेंटेन रखेंगे, तो आपको ये ग्रीन फॉडर 12 महीने अवेलेबल हो जाएगा। फर्स्ट पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, अवेलेबिलिटी ऑफ फॉडर। सेकेंड पॉइंट है हमारा एरिया। एरिया ये बहुत बड़ा गेम खेलता है, लोगों के पास जमीन बहुत कम है, ठीक है। कोई लोगों का प्रोजेक्ट साइज ऐसा होता है कि इसको 25 गोट्स का प्रोजेक्ट चालू करना है, 100 गोट्स का प्रोजेक्ट चालू करना है, कोई 25 काउ का या कोई बफेलो का प्रोजेक्ट चालू करना है। तो उसमें कुछ कैलकुलेशंस रहता है कि अगर आपको इतना गोट्स का प्रोजेक्ट करना है तो आपके पास कम से कम 2 एकड़ जमीन होना चाहिए, 3 एकड़ जमीन चाहिए। अगर किसी को 100 काउ का प्रोजेक्ट करना है तो उसको तो सोचना पड़ेगा कि उसको 10-15 एकड़ जमीन लगेगा, ठीक है। तो ये बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, और ये 10-15 एकड़ जमीन मेंटेन रखना भी बहुत प्रॉब्लम है। तो इसमें क्या लिमिटेशंस है, अगर आपके पास लैंड है तो ही वो आदमी ये बिजनेस में आ सकता है, गोट फार्मिंग या फिर डेयरी इंडस्ट्री। और अभी ये लिमिटेशंस इसके वजह से आउटब्रेक हो गया। मतलब आप, अगर आपके पास जमीन भी बहुत कम है तो भी आप बड़ा प्रोजेक्ट रन कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोपोनिक फॉडर। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। अगर फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप 500 केजी का यूनिट लगा रहे हैं, हाइड्रोपोनिक फॉडर जो आपको ग्रो करना है पर डे, अगर आप 500 केजी का यूनिट लगा रहे हैं तो ये 500 केजी में आप कम से कम 125 गोट्स या शीप्स का आप रेयरिंग कर सकते हैं, मतलब आप ब्रीडिंग कर सकते हैं उसका। अगर आपके पास कैटल्स का चालू करना है, काउ का, तो आप कम से कम 30-40 काउस जो होलिस्टीन या जर्सी रहते हैं वो ज्यादा खाते हैं, तो आप कम से कम 500 केजी के लिए आप कम से कम इतने 30-40 काउस का कर सकते हैं। अगर आप देसी गाय का करने वाले हैं, गिर गाय का या फिर सहीवाल का या और कुछ दूसरा रहेगा, तो इन दैट केस आप 60-70 काउस का भी प्रोजेक्ट रन कर सकते हैं। और ये जो 500 केजी का जो यूनिट आपको खड़ा करना है, इसलिए इसको आपको सिर्फ मैक्सिमम 500 टू 600 स्क्वायर फीट जगह लगेगा, ठीक है। तो आपको सिर्फ 500-600 स्क्वायर फीट में आपको रोज का 500 केजी रेगुलरली विदाउट एनी इंटरप्शंस आपको प्रोपोर्शनली उतना ही मिलेगा। अगर आप सही तरीके से अगर मेंटेन रखेंगे प्रोसीजर तो आपको डेली 500 केजी मिलेगा।
वो भी 500-600 स्क्वायर फीट में। और ऑन द अदर साइड अगर आप ये 500 केजी का, फॉर एग्जांपल मैं आपको बोला, अगर ये 500 केजी अगर आप ये यूनिट में बना रहे तो महीने का आप बना रहे 15 टन और साल का हो रहा है 180 टन। और यही 180 टन अगर आप कन्वेंशनल मेथड से अगर ग्रो करने के लिए जाएंगे खेत में, तो आपको कम से कम 2 या 3 एकड़ जमीन लगेगा, कभी कभी 4 एकड़ जमीन भी लगेगा, डिपेंड्स अपॉन आपका सॉइल क्वालिटी कैसा है, आप जो रीजन को बिलोंग करते हैं वहाँ पे बारिश कैसी हो रही है, आप फर्टिलाइजर कौन सा यूज कर रहे हैं, आपका जो लेबर वो सही से कटिंग कर रहा है कि नहीं, मतलब बाकी के बहुत से मेजर फैक्टर्स है जिसके ऊपर डिपेंड है कि आपको वो 3-4 एकड़ में से आपको 180 टन 200 टन मिल रहा है कि नहीं। तो इसमें अगर आप 600 स्क्वायर फीट में ये यूनिट अगर सही तरीके से मैनेज करेंगे तो आपको डेफिनेटली 180 टन मिलने वाला है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपका एरिया, जिसके पास कम जगह है वो भी, या फिर जिसके पास जगह ही नहीं है, वो जगह लेके ये छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स चालू करके एक छोटे बिजनेस चालू हो सकते हैं। जिसको 25 गोट्स का प्रोजेक्ट चालू करना है, जिसको 10 गाय का प्रोजेक्ट चालू करना है, तो आज फॉर्डर मशीन की वजह से ये पॉसिबल है। नहीं तो आज के तारीख में जमीन खरीद के ये बिजनेस करना बहुत इम्पॉसिबल हो गया है, क्योंकि आज के तारीख में जमीन के रेट बढ़ रहे हैं। तो ये सेकंड पॉइंट है आपका एरिया। थर्ड पॉइंट है आपका वाटर रिक्वायरमेंट। वाटर रिक्वायरमेंट तो ये इतना बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि इंडिया में और इंडिया के बाहर भी रेगुलर रेनफॉल किधर भी नहीं होता है। ठीक है, आज बारिश हो रही है तो अगले अगले साल बारिश होगी कि नहीं उतना हमको मालूम नहीं है। तो इरेगुलर रेनफॉल की वजह से हमारा क्रॉप सही से नहीं आता है। ठीक है, अगर क्रॉप नहीं आएगा तो आपका सिस्टम पूरा बिगड़ जाता है। फिर क्रॉप का जो आप परचेस करेंगे तो रेट, मतलब हर चीज बढ़ती जाती है बिकॉज ऑफ इरेगुलरिटी ऑफ वाटर। आपके पास कभी कभी 10-15 एकड़ जमीन देती है या फिर 10-15 बीघा जमीन देती है, पर आपके पास उतना ही पानी रहता है, शायद 2-3 बीघा या 2-3 एकड़ जमीन ही आप सिर्फ कल्टीवेट कर सकते हैं। तो ये लिमिटेशन आता है। उसका कारण क्या है मैं आपको बताता हूँ। अगर आप डेयरी इंडस्ट्री में है या फिर गोट फार्मिंग में है, तो आपको जो ग्रीन फॉडर आप ग्रो करने वाले हैं खेत में, तो ऑन एन एवरेज 1 केजी जो ग्रीन फॉडर आप जो खेत में तैयार करेंगे उसको टाइम तो बहुत लगता है, पर नंबर ऑफ वाटर्स आपको 2-3 महीने में देना पड़ता है। अगर उसका कैलकुलेशन करेंगे तो 1 केजी ग्रीन फॉडर तैयार होने के लिए आपको 200 से 300 लीटर पानी वेस्ट हो जाता है। क्योंकि हमको तो मालूम नहीं है, हम लोग लाखों लीटर वेस्ट करते हैं बाय ओपन सिस्टम से, हम लोग फ्लड सिस्टम से पानी भरते हैं या ड्रिप सिस्टम से पानी भरते हैं। मोस्टली 80-90% वाटर तो नीचे परकुलेट हो जाता है, उसमें से 10-15% इवेपोरेट हो जाता है, 5-10% जो कुछ भी है वो रूट्स को मिलता है। मतलब इतना हम पानी जो यूज करते हैं उसमें से सिर्फ 5 या 10% ही हमारे यूज में आता है, बाकी का तो वेस्ट होता है। तो ये वेस्टेज हो रहा है हमारा पानी का, अगर हम उस तरीके से बात करेंगे, इसको कंपेयर करेंगे तो। ऑन द अदर साइड अगर हाइड्रोपोनिक फॉडर की आप बात करेंगे तो आपको मैं बताता हूँ हाइड्रोपोनिक फॉडर में ये जो साइकिल रहता है, जो मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था, 8 या 9 दिन का होता है टोटल फ्रॉम स्टार्ट टू एंड। इसमें अगर आप मेज फॉडर ग्रो करेंगे तो उसको 1 केजी ग्रीन फॉडर तैयार होने में मैक्सिमम 1 से 1.5 लीटर पानी लगता है। ठीक है, अगर आप व्हीट ग्रास या बार्ली फॉडर ग्रो करने के लिए जाएंगे तो उसमें से 1 या 1.25 लीटर पानी लगता है, मतलब पानी और कम होते जाता है। उसका रीजन क्या है, जिसको एरोफोनिक सिस्टम बोलते हैं, हम लोग स्प्रे करते हैं पानी, तो इसमें वेस्टेज ही नहीं होता है और जो कुछ भी पानी हो ट्रे में जाके रुकता है। एक्सेस पानी हो गया तो नीचे से पानी हो गया। अभी इसमें और अलग सिस्टम भी रहते हैं कि अगर आपको वाटर सर्कुलेट करना है, अगर वो सिस्टम आप करेंगे तो और आपका 50% वाटर बचेगा, तो वो थोड़ा एक्सपेंसिव हो जाता है, इसलिए हम वो सजेस्ट नहीं करते। फिर भी आपका अगर हाइड्रोपोनिक सिस्टम ग्रो करना है तो आपका 1 से 1.5 लीटर पानी लगता है 1 केजी ग्रीन फॉडर ग्रो करने के लिए। तो अगर आपके पास कभी क्राइसिस हो गया, कभी ड्राई हो गया, आपके इधर बारिश नहीं हुआ, तो ऐसा आप कर सकते हैं। मेरे अभी तक के जो 6 साल के करियर में, जो जब से मैं हम लोग ये जो कर रहे गोट फार्मिंग, ऐसे 2-3 बार हो गया कि हमारे इधर बारिश ही नहीं हुआ, तो हमने टैंकर लाके हमारा टैंक में पानी भर के ये फॉडर सिस्टम रन किया है। आप अभी सोचिए, ये इट इज नॉट पॉसिबल कि आप टैंकर लाके, अगर आपका 2 एकड़ जमीन है तो आप टैंकर से पानी भर के आप ग्रीन फॉडर ग्रो नहीं कर सकते, आप सर्वाइव नहीं हो सकते। पर अगर आप ये फॉडर सिस्टम लगा रहे हैं तो आप, अगर टैंक है आपके पास, पानी स्टोरेज करके रख सकते हैं, तो आप थोड़ा पानी खरीद के अगर लेके करेंगे तो ये 100% प्रोजेक्ट फिजिबल है। तो आप ड्राई सीजन में कितना भी वर्स्ट केस रहेगा, आप इतना कम पानी से आप आपका प्रोजेक्ट रन कर सकते हो। तो जो ड्राई एरिया है, जिनको बहुत बड़ा तकलीफ होता है ये ग्रीन फॉडर के वजह से, वो 100% ये प्रोजेक्ट को जा सकते हैं। और जिनके पास लैंड है भी,
आज जिनके पास पानी भी है, अगर वो सोचेंगे कि ये अगर ये सिस्टम से जाएंगे तो हर चीज बच रहा है, उनका लेबर भी बच रहा है, हर चीज बचने वाला है, तो फिर जिनके पास जमीन है वो अननेसेसरी वो वेस्ट क्यों करना है फॉलो ग्रो करने में। अगर ये सही से सिस्टमेटिकली अगर आप टेक्निक फॉलो करेंगे तो कम जगह में बहुत ज्यादा फॉलो आप ग्रो कर सकते हैं। तो ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है वाटर रिक्वायरमेंट, आपका पानी बहुत कम लगने वाला है। नेक्स्ट पॉइंट है जो मैंने इसमें इंक्लूड किया है वो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, वो है लेबर। देखिए जब कोई आदमी 100 गोट्स का प्रोजेक्ट खड़ा करता है या फिर 50 काउस का 100 काउस का प्रोजेक्ट रन करता है, तो उसमें 2-3 लेबर तो सिर्फ फॉर्डर के पीछे ही रखते हैं कि जाने हैं खेती में काट के लेके आना है, उसमें 2-3 लेबर कंटिन्यूसली बिजी होते हैं। तो आप सोचिए अगर आप कंटिन्यूसली उनको बिजी रखेंगे और उनको इन्फिनिटी वर्क देंगे तो आपका प्रोजेक्ट का कॉस्ट भी बढ़ेगा, नंबर ऑफ लेबर्स बढ़ते जाएंगे और कॉस्टिंग बढ़ेगा। कभी कभी ये लेबर ऐसा है कि ये छोड़ के जाते हैं। अब जो लोग ये फील्ड में हैं उनको ये एक्सपीरियंस रहेगा कि लेबर नॉर्मली टिकते नहीं है ये इंडस्ट्री में। उसका कारण क्या है, ज्यादा लोड आ गया तो वो काम छोड़ देते हैं और वो हम लोग काम नहीं कर सकते। ऑन द अदर साइड ये जो फॉर्डर सिस्टम है मोस्टली हम लोग क्या करते हैं, ये ऑटोमेटिक कर देते हैं। आप भी कर सकते हैं ऑटोमेशन। तो कुछ चीजें ऐसे हैं कि जो आपको मैन्युअली शुरुआत में ध्यान देनी पड़ती है प्रोसीजर में, तो आपका काम इतना कम हो जाता है कि ये काम अगर आपका लेबर अगर 2-3 दिन के लिए बाहर भी गया है तो आप खुद भी ये कुछ चीजें आप ध्यान दे के अगर करेंगे तो आप भी खुद कर सकते हैं। खेती का ऐसा नहीं है, अगर आपका लेबर भाग गया तो आपको जाके खुद को काटना पड़ेगा वो चारा, इट इज वेरी डिफिकल्ट। और ये सिस्टम में ऐसा नहीं है, अगर आपको कुछ ऐसा हो भी गया तो आप खुद भी ये सिस्टम कर सकते हैं, रन कर सकते हैं। तो ये हाईली स्किल्ड लेबर की जरूरत नहीं है। और दूसरी बात है, अगर 500 केजी का यूनिट अगर कोई लगा रहा है तो उसको एक आदमी इनफ है ये सिस्टम रन करने के लिए स्टार्ट टू एंड। और अगर वही 500 केजी अगर आप कन्वेंशनल मेथड से ग्रो करने के लिए जाएंगे तो कम से कम 2-3 आदमी लगेंगे, क्योंकि 500 केजी पर डे मतलब उसको कम से कम 10-15 एकड़ में खेलना है। आज इधर से काटना है, उधर से काटना है, उठा के लेके आना है। कोई को लोग का लैंड बहुत दूर रहता है तो फिर वो ट्रांसपोर्ट भी करना पड़ता है, ट्रांसपोर्टेशन चार्ज बढ़ जाता है, तो ओवरहेड्स बढ़ते ही जाते हैं, बढ़ते ही जाते हैं। ये ऐसा है कि उधर ही बाजू में अवेलेबल लेबर जल्दी छोड़ता नहीं आपका काम, क्योंकि आपका फार्म इधर और फार्म के बाजू में फॉर्डर यूनिट, इधर से निकाला उधर खाने को मतलब खाने को डाला, तो ज्यादा हार्ड वर्क नहीं रहता है। जब हार्ड वर्क कम हो जाएगा तो आपका लेबर भी खुश रहेगा। तो ये पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डेयरी इंडस्ट्री गोट फार्मिंग इसमें आपको लेबर की जरूरत लगती है, हर चीज ऑटोमेटिक नहीं कर सकते। अगर आपका लेबर आपके पास टिका हुआ चाहिए तो आपको उसको एफर्टलेस कौन सा काम दे सकते हैं वो आपको ध्यान देना है, और ये फॉर्डर सिस्टम डेफिनेटली उसमें आपको हेल्प आउट करेगा। और लास्ट वाला पॉइंट है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, लास्ट में इसके बाद भी और एक पॉइंट है। तो सेकेंड लास्ट पॉइंट है हार्वेस्टिंग पीरियड। इसको टाइम कितना लगता है, जो मैंने लास्ट टाइम बोला था आपको कि हाइड्रोपोनिक फॉर्डर सिस्टम में आपको कम से कम 8 या 9 दिन लगते हैं फ्रॉम सीड टू फीड, इतना ही टाइम स्पेंड लगेगा आपको। ऑन द अदर साइड अगर कन्वेंशनल मेथड से अगर आप ये फॉर्डर सिस्टम ग्रो करने के लिए जाएंगे तो आपको कम से कम 1 महीना या ज़्यादा से ज़्यादा 3 महीना लगेगा, डिपेंड्स अपॉन द क्लाइमेट। आपने फर्टिलाइजर यूज किया क्या, कितना यूज किया, आपने पानी दिया कि नहीं, सब चीज अगर मैनेज हुआ तो आपको वो अच्छा प्रोडक्शन मिलेगा। मतलब इतना टाइम लगता है। तो जो लोग नए से ये बिजनेस में आ रहे हैं उनको अगर कोई सेटअप डालना है तो उनको 3-4 महीना 5 महीना पहले से ही तैयारी करना पड़ता है। लैंड का लेबलिंग करो, ये करो, वो करो, प्लॉट तैयार करना है, फिर उसके बाद ये बिजनेस में आना है। इट इज वेरी डिफिकल्ट, बट समवन इज प्लानिंग फॉर न्यू बिजनेस तो वो इमीडिएटली ये हाइड्रोपोनिक फॉर्डर सिस्टम अगर एक 10-15 दिन अगर शुरुआत में दिया, सेटअप लगा दिया, फिर रेगुलरली उनका ये प्रोडक्शन चालू हो जाएगा। तो डेली ये मतलब ये तो साइकिल रहता है, हर दिन आपको 500 केजी 500 केजी निकलेगा, ठीक है। तो इसमें कुछ इश्यूज नहीं है, साइकिल 2 दिन का रहेगा, आपको रेगुलरली मिलेगा। अदर साइड मैंने आपको बोला आपको कम से कम 2 या 3 महीना लगता है। और अभी गलती से अगर कुछ हो गया, ड्राई सीजन आ गया, बारिश नहीं हुआ, तो आपका वो क्रॉप भी फेल हो जाता है, तो वो बहुत बड़े इश्यूज हो जाते हैं। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपका हार्वेस्टिंग टाइम, जिसको नया चालू करना है या कम टाइम में आपको प्रोडक्शन निकालना है, तो ये फॉर्डर सिस्टम आपको बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। और लास्ट वाला पॉइंट ये है, अभी तो मैंने आपको सिर्फ एरिया कितना लगेगा या उसका न्यूट्रिशन वैल्यू क्या है वो बताया मैंने, फॉर्डर कैसा अवेलेबल होगा ये बताया, या पानी कितना लगेगा, लेबर कितना लगेगा। इसके ऊपर मैंने कंपेयर किया कि ये फॉर्डर सिस्टम बेस्ट है कन्वेंशनल मेथड से। तो और एक चीज इंपॉर्टेंट है, मैंने तो अभी सिर्फ इसके ऊपर कंपेयर किया है, और जब आप न्यूट्रिशन वैल्यू के ऊपर
बात करेंगे, कंपैरिजन करने के लिए जाएंगे, तो मैं आपको बताता हूँ कि इसका कंपैरिजन खेत में कौन सा भी ग्रीन फॉडर आप ग्रो करेंगे उसके साथ बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि इसका न्यूट्रिशन वैल्यू इतना हाई है कि ये कंपेयर ही नहीं हो सकता। एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो आपको डेटा ऑनलाइन पे भी मिल जाएगा, जो कि आपको वीट ग्रास के बारे में, आप जब कोई लोगों को तो मालूम रहेगा, जो नहीं मालूम है आप यूट्यूब पे देख लीजिए। कुछ चीजें मैं वीट ग्रास के ऊपर भी डालने वाला हूँ। तो वीट ग्रास के ऊपर में एक चीज, क्योंकि हम लोग वीट ग्रास भी खिलाते हैं एनिमल्स को हमारे, तो 1 kg wheat grass और न्यूट्रिशन बेसिस में आपको बता रहा हूँ, 1 kg wheat grass is equal to 23 kg selected vegetables and fruits on nutrition basis। मतलब अगर आप 1 kg खिलाएंगे ये wheat grass, तो उसमें जो हमको जीवन सत्व बोलते हैं हम लोग, मिनरल्स विटामिन जो है, और ऑन द अदर साइड जो 23 kg सिलेक्टेड वेजिटेबल्स है, फ्रूट्स है, उसमें ऑरेंजेस आ गए, एप्पल आ गया, उसमें टोमेटोज आ गए, तो उसमें विटामिन सी है, विटामिन ए है, वो जो आप देखेंगे तो वो 23 kg एक साइड में है और एक साइड में 1 kg व्हीट ग्रास, इतना डिफरेंस है। तो आप न्यूट्रिशन बेसिस में कंपेयर करेंगे तो हो ही नहीं सकता उसके साथ कंपैरिजन। वो क्यों नहीं हो सकता है, मैंने एक वीडियो में आपको बताया था, इसमें रूट मैट होता है, सब मिनरल्स इसमें इतना, क्या बोलते हैं, इतने बड़े बड़े, उसको कूट कूट के बनाया उसमें, तो आपको इतना पैकिंग किधर मिलेगा ही नहीं। और जो खेत में जो रहता है आप ऊपर से काटते जा रहा, इसलिए वो तो उनको अवेलेबल होता ही नहीं मिनरल्स। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सिर्फ आपको कितना केजी खिला रहे, ये कितने में मिल रहा है, ये कितने में मिल रहा है, ऐसा केजी पे कंपेयर करके नहीं चलता है। उसके अंदर कंटेंट क्या है, उसका न्यूट्रिशन वैल्यू क्या है, उसमें प्रोटीन कितना है, फाइबर कितना है, फैट कितना है, ये चीज भी इंपॉर्टेंट है, उसमें कार्बोहाइड्रेट कितना होता है। और जो खेत में आप खिलाते हैं वो फॉडर खिलाने से क्या होता है, कोई भी लोग सिर्फ गाय का पेट भरने के लिए उनको 15 किलो 20 किलो खिलाते हैं, तो उससे कुछ फर्क पड़ता है क्या? जब ड्राई सीजन में सिर्फ ड्राई खिलाते हैं तो उनका दूध कम हो जाता है। क्यों कम होता है? उसमें न्यूट्रिशन वैल्यू बहुत कम होता है। तो अगर आप कुछ न्यूट्रिशन वैल्यू होने वाला जो कुछ फॉडर आप खिलाएंगे तो ही उनका दूध बढ़ेगा, उनका हेल्थ अच्छा रहेगा। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो कुछ भी आप खिलाएंगे अच्छा खिलाओ, तो फिर उनका हेल्थ भी अच्छा रहेगा। तो होप सो, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको ये डिफरेंस तो पता चला होगा कि इसमें क्या है उसका है। मैं ये नहीं बताता कि ये कन्वेंशनल मेथड बंद कर दीजिए, ऐसा हो ही नहीं सकता। ठीक है, क्योंकि ये तो शुरुआत से चला आ रहा है और आगे भी चले रहेगा। पर जो लोगों के पास पानी का इश्यूज है, लैंड की इश्यूज है, और कोई लोगों को थोड़ा हाईटेक होना है, मतलब जिनके लोगों के पास जमीन है, सब कुछ है, तो उनको थोड़ा हाईटेक होना है, उनको पता चल रहा है कि कम जगह में इधर अच्छा प्रोडक्शन मिल रहा है। अगर हम चीज टेक्निकली रन करेंगे तो फिर इतना लैंड क्यों वेस्ट करना है, क्योंकि आपको मालूम है अभी धीरे धीरे सब लैंड का कॉस्ट भी बढ़ रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, बारिश नहीं गिर रहा है। बड़े प्रोजेक्ट्स अगर आप फ्यूचर में प्लान करेंगे तो कर नहीं सकते, क्योंकि हर जगह इरेगुलर रेनफॉल हो रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है। तो हमको फ्यूचर के बारे में भी सोचना है और अभी उसका आपको प्रोविजन भी करना है। अगर आप जो प्लान करेंगे फॉरेस्ट सिस्टम के बारे में, तो आपको डेफिनेटली फ्यूचर में कुछ तकलीफ नहीं होगी। तो होप, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। जो लोग इंटरेस्टेड हैं इन चीज़ों में, मैं आपको बोलूँगा कि उन लोगों को शेयर करिए। तो डेफिनेटली कोई लोगों को नया बिजनेस चालू करना है, कोई इंटरेस्टेड रहते हैं ऐसे एग्रीकल्चर बेस्ड बिजनेस में, तो उनको ये बहुत वर्कआउट होगा। कोई लोगों को गोट फार्मिंग चालू करना है, कोई लोगों को रैबिट फार्म चालू करना है, जिसको पिगरी चालू करना है, डेयरी इंडस्ट्री चालू करना है। अगर उनके हाथ में फॉडर, ये एक कमाल की चीज उनके हाथ में लग गई, तो वो कौन सा भी कैटल ग्रो कर सकता है, ये कॉन्फिडेंस आपको आ जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम नए टॉपिक के साथ आपके साथ वापस जुड़ेंगे। मेरे वीडियो को सब्सक्राइब, जो 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 लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दीजिए और मैक्सिमम लोगों तक शेयर करिए, तो ये अवेयरनेस लोगों तक बढ़ेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।